नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, धन्यवाद। तो मुकेश जी, 14 अगस्त को जब भारत 74वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा हुआ था, तब अमेरिका के अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था हाउ फेसबुक्स हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक भारत में सत्ताधारी भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री को जानबूझकर नजरअंदाज करने वाली नीति अपनाता है। रिपोर्ट में फेसबुक के एक अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को दंडित करने से भारत में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि फेसबुक ने भाजपा को लेकर व्यापक पैमाने पर गलत तरीके से प्राथमिकता दी है। संक्षेप में कहें तो आजादी की पूर्व संध्या पर भारतीय जनमानस को राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाने की कोशिशों का पर्दाफाश इस रिपोर्ट में हुआ है। अब इस पर भारत में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के सांसद जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर फेसबुक और व्हाट्सएप के नियंत्रण की बात कही, तो भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें लूजर कहते हुए तर्क दिया कि सूचनाओं और अभिव्यक्ति की आज़ादी का लोकतंत्रीकरण हुआ है। भाजपा का इस तरह से तिलमिनाला जो मुकेश जी, ये बहुत बहुत कुछ कहता है। वैसे ये बात समझ से परे है कि रविशंकर प्रसाद किस वजह से राहुल गांधी को लूजर कह रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और फिर अपने विरोधियों की छवि खराब करने वाली झूठी खबरें फैलाना, नरेंद्र मोदी या भाजपा की मुखालफत करने वालों पर भद्दी टिप्पणियां करना, अल्पसंख्यकों के लिए घृणात्मक संदेशों का इस्तेमाल करना, ये सारे काम बीते वर्षों में खासकर 2014 के बाद से कितनी तेजी से भारत में फैले हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये हम सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। फेसबुक या व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले आए दिन इस वजह से इस तरह के फॉरवर्डेड संदेशों से दो चार होते रहते हैं। उसमें से जो अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वे इनके प्रभाव में नहीं आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इससे बच नहीं पाते हैं और यहीं से भाजपा की प्रायोगिक सफलता शुरू हो जाती है। ये रिपोर्ट कई तरह छपी हुई, कई जगह छपी है और 2018 में आपको बता दूं कि राजस्थान में सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि हम जनता तक खट्टी मीठी गलत सही किसी भी तरह की खबर पहुंचाने में सक्षम हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी विस्तार से यही बताया है मुकेश जी कि कैसे चुनाव दर चुनाव जीतने में फेसबुक ने भाजपा के समर्थकों का दायरा बढ़ाने का काम किया और उसके नेताओं सांसदों की हेट स्पीच को लोगों तक पहुंचने दिया, फिर चाहे उसके बाद कमजोर वर्ग भीड़ की हिंसा का शिकार हो या अल्पसंख्यकों के लिए नफरत का प्रसार हो। फेसबुक ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है मुकेश जी कि जब फेसबुक पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे हों। टी राजा, कपिल मिश्रा, अनंत हेगड़े जैसे कई भाजपा के नेताओं के नफरत भरे बयानों को भले फेसबुक ने देर से हटाया हो, लेकिन इनके अकाउंट बंद नहीं किए गए। जबकि अपनी नीति में फेसबुक यही कहता है कि वो किसी तरह के पक्षपात या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता है। अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल क्यों उठे कि भाजपा या मोदी सरकार विरोधी खबरों रिपोर्टों को अधिक लोगों तक फेसबुक ने प्रसारित नहीं होने दिया। तो कई सवाल हैं मुकेश जी। ये पूरा एक विस्तार पूर्वक मैं बताने की कोशिश किया कि मसला क्या है और थोड़ा सा अपना जो पुट था वो देने की मैंने कोशिश की है। लेकिन मुकेश जी, मैं चाहता हूं कि ये पूरे मसले पे जो चला है और खासकर वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो छपा है और उसके बाद भारत में जो प्रतिक्रिया चल रही है, उस पर आप अपनी टिप्पणी दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने टिप्पणी छापी है, लेख छापा है और जो इंफॉर्मेशन दी है उसके जरिए एक तरह से पोल खोली है बीजेपी और फेसबुक के बीच में जो प्रेम संबंध चल रहे हैं दबे छुपे, उसके बारे में। ये बात नई नहीं है। इस बात को हम लोग सालों से कहते आ रहे हैं और लगातार कहते आ रहे हैं कि हर जगह, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के शासकों के साथ फेसबुक की एक मिली भगत है। वो वहां के सत्ताधारी दलों के साथ साठगांठ करता है और अपने कारोबार को फैलाता है। सत्तारूढ़ दल को चाहिए कि उसका प्रचार हो, उसकी नीतियों का, उसकी विचारधारा का, उसके एजेंडे का, और वो फेसबुक उसको मुहैया कराता है और बदले में फेसबुक को खुला खेल करने की आजादी मिलती है। हिंदुस्तान में भी यही कर रहा है फेसबुक, लगातार कर रहा है। जबकि हम जानते हैं कि कितनी स्थितियां विकट हो गई हैं हिंदुस्तान में। एक व्हाट्सएप जो इसका ही हिस्सा है, फेसबुक का ही है, मालिकाना हक उसी का है। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो और या फेसबुक, इन तीनों ने मिलकर, खासतौर पर व्हाट्सएप ने जिस तरह से हिंदुस्तान में नफरत फैलाई है और उसकी वजह से कितनी जगह मॉब लिंचिंग के केस हुए हैं। व्हाट्सएप के सहारे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
विश्वविद्यालय बन गया है अधकचरी, अधपक्की, अपुष्ट खबरों का, अफवाहों का, हिंसा और नफरत फैलाने का, क्योंकि इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग होती है। यानी मैं आपको जो भेज रहा हूं और इसके बारे में केवल आप जानेंगे और मैं जानूंगा, कोई तीसरा जान ही नहीं सकता है। इसमें यह है कि पूरी गोपनीयता होती है और इसका फायदा इस तरह के संगठन उठाते हैं जो इस तरह की चीजों में लिप्त हैं। तो व्हाट्सएप का एक मसला है। फेसबुक का मसला यह है कि वो लगातार जो शासन में दल होता है उसके लोगों के ट्वीट या माफ कीजिएगा उनके पोस्ट को वो नरमी से हैंडल करता है, और जो अपोजिशन में होते हैं उनके, अब देखिए अभी अमेरिका का लीजिए किस्सा, ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट चल रहा है वहां पर ट्विटर ने ट्रंप के 4 ट्वीट को रोक दिया क्योंकि उसमें वायलेंस था या फैक्ट की कमी थी, झूठी खबरें थी, इंफॉर्मेशन थी। लेकिन फेसबुक ने ऐसा करने से मना कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ, फेसबुक में काम कर रहे लोगों ने विरोध किया जुकरबर्ग का कि हाँ ये गलत है। और आप देखिए कि दुनिया की बड़ी 1 दर्जन से अधिक कारपोरेट्स ने फेसबुक का बहिष्कार कर दिया क्योंकि वो उनका कहना था कि ये हेट मूवमेंट वहां शुरू हुआ था फेसबुक के जरिए के खिलाफ कि हेट को रोकने के लिए, तो उन्होंने बहिष्कार किया, ऐड देना बंद कर दिया। तो ये अमेरिका का हिस्सा है। आप यूरोप में देखिए गजब का विरोध हो रहा है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और तमाम सरकारें एकजुट हैं इन पर नियंत्रण पाने के लिए। जर्मनी ने अलग कानून बनाए, फ्रांस ने अलग कानून बनाए, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश हैं उन्होंने अलग कानून बनाए। तो ये कानूनों के क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर पूरे समाज में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, टकराव हो रहे हैं और आगे चल के ये बहुत विस्फोटक रूप ले सकता है। दंगे हो सकते हैं, नरसंहार हो सकते हैं। और जो ये दक्षिणपंथी, नस्लवादी, रंगभेदी और व्हाइट सुपरमेसिस्ट या हिंदुत्ववादी जो फोर्सेस हैं वो इसका फायदा उठाकर अपने को संगठित कर रही हैं। और माइनॉरिटीज चाहे दुनिया भर में, हिंदुस्तान में मुसलमान हो, अमेरिका में नॉन व्हाइट्स हो, चाहे ब्लैक्स हो या हिंदुस्तानी मूल के एशियन मूल के हो, इन सब को टारगेट करके ये पूरा वातावरण बन रहा है। लेकिन फेसबुक बहानेबाजी कर रहा है। फेसबुक कह रहा है कि हम अपने तरफ से हमने कोड बनाया है, उसको स्टैंडर्ड कोड है जिसको हम फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी बेंगलोर में हिंसा हुई, किस लिए हुई? क्योंकि एक व्यक्ति ने एक ऐसा उकसाऊ पोस्ट डाला जिसको लेकर एक समाज बिल्कुल फेसबुक पोस्ट था हो गया और चला गया वहां हिंसा करने। तो प्रशासन की भूमिका थी, लेकिन ये पोस्ट जैसे ही आए क्यों नहीं पकड़ पाए, क्यों नहीं उसको तुरंत हटाने की व्यवस्था फेसबुक करता है? ये टेक्नोलॉजी का बहाना बनाते हैं फेसबुक और दूसरे कारण बताते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है ये जितनी भी दक्षिणी सरकार लोग हैं, आप देखिए कि अभी जो बीजेपी के नेताओं ने क्या बयान दिया है, ये जो खुलासा हुआ है और जो कांग्रेस ने आरोप लगाया उसके बाद कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या ये भी शामिल है जो राजा सिंह कर रहा है या गीता फोगाट कर रही है या कपिल मिश्रा कर रहा है? ये जो कर रहे हैं इसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानेंगे? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी 5 बड़ी कंपनियों में फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है। ये लोग सिलिकॉन स्टेट कहते हैं इनको, मतलब ये अपने एक राज्य सत्ता बन गई हैं। इनके सामने सरकारें कमजोर हो गई हैं। ये इनमें इतनी ताकत है इन मीडिया संस्थानों में कि किसी सरकार को हिला डुला सकती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं उनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब की भूमिका रही। इनका फायदा उठाया है हिंदुत्ववादी फोर्सेस ने आने में। और अमेरिकी चुनाव के बारे में भी आपने इतनी सारी रिपोर्टें पढ़ी होंगी कि कैसे रूस ने वहां इन माध्यमों का इस्तेमाल करके और हिलरी क्लिंटन को हरवाया और ट्रंप को जितवाया। तो ये पूरा दुनिया भर में एक माहौल
ये चल रहा है। मुकेश जी, कुछ रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। 2017 में ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया है कि कैसे फेसबुक ने नरेंद्र मोदी की ऑनलाइन उपस्थिति को सुनिश्चित किया, कैसे मोदी के समर्थक बड़े पैमाने पर फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़कर उनके विरोधियों को ट्रोल करने लगे। न्यूज क्लिक की 5 खंडों में प्रकाशित खोजी रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक के वरिष्ठ अधिकारी 2011 से नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ करीब से काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि फेसबुक पर 2012 से 2018 के बीच भाजपा के कई समर्थकों ने भारत के हिंदुओं के रक्षक और मसीहा के तौर पर मोदी जी को पेश किया। इस वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। 2019 के चुनाव में भारी सफलता के बाद फेसबुक का भाजपा के लिए पक्षपाती होने का मसला संसद में भी उठा था। आपको याद होगा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने संसद में कहा था कि फेसबुक भाजपा विरोधी खबरों पर सेंसर की कैंची चला देती है। फेसबुक के पक्षपाती रवैये पर बीते वर्षों में, जैसे अभी आप इंटरनेशनल बात कर भी रहे थे, उसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के प्रतिनिधियों की कमेटी ने गलत सूचनाओं और फेक न्यूज पर मार्क जुकरबर्ग से पूछताछ की थी। यूरोप के कई देशों, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों में फेसबुक के प्रतिनिधियों पर सरकारों ने निगाह रखी और कानूनविदों ने उनकी नीतियों की आलोचना की। इनके बरक्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आपको याद होगी मुकेश जी, जिसमें 2015 में कैलिफोर्निया में फेसबुक के मुख्यालय मेनलो पार्क में मोदी जी फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग को गले लगा रहे हैं, जो फेसबुक और मोदी सरकार की नज़दीकियों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, चूंकि आप इस पर कुछ बातें कह चुके हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा और विस्तार दें आप। देखिए, एक तो ये देखिए कि ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में फेसबुक बीजेपी की आईटी सेल चला रही है, और ये मजाक में नहीं, बहुत गंभीरता के साथ कहा जाता है, क्योंकि आईटी सेल बीजेपी की इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही, चाहे व्हाट्सएप हो और चाहे फेसबुक हो। फेसबुक हम जब कह रहे हैं तो सिर्फ फेसबुक ना सोचा जाए, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तीनों प्लेटफॉर्म जो इसके हैं, बिल्कुल, जो इनके कब्जे में है। बिल्कुल। अब ये देखिए कि अभी जो आखी दास इसकी जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं इंडिया में और एशिया के मध्य और दक्षिण एशिया में, ये सारी बातचीत तो उन्हीं के उससे निकली है। उन्होंने किस तरह से, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके अलावा कौन कौन से अधिकारी बीजेपी के नेताओं के करीब रहे हैं। बीजेपी के नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है आखी दास का, बड़ा एक फोटो में उनके साथ है वो। आखी दास की जो बहन है वो जेएनयू में आरएसएस बीजेपी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेता थी, रश्मि दास। तो ये पूरा खेल बहुत ही सुनियोजित ढंग से खेला जा रहा है। एक चीज और जोड़ दूं मुकेश जी, अंकी दास की बात जब हम कर रहे हैं तो एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी जी की जो वेबसाइट है, उनके नाम से एक वेबसाइट भी है और ऐप भी है, नमो ऐप जिसको कहते हैं। इन दोनों पे अंकी दास एक कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करती हैं और उनका आर्टिकल भी उस पर छपता है। जी बताइए। तो ये इतने क्लोज रिलेशन हैं, और अंकी दास अकेले नहीं हैं, और भी ऐसे फेसबुक के कर्मचारी हैं जो सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इनका बहुत निकट का रिश्ता है और लगातार बना हुआ है। ये एक्सपोज हुआ है अभी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन उन पर नजर नहीं डालते थे लोग, उनको भरोसा नहीं करते थे। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब ये कह दिया है और ये कुछ तथ्यों के साथ कहा है, तो अब ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो आपने अभी बहुत सारे देशों के नाम गिनाए हैं, इनमें बहुत सारे कड़े कानून इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि सारे देश परेशान हैं। मतलब आप देखिए कि जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि 24 आवर्स में अगर कोई हेट स्पीच वाला, हेट कंटेंट वाली पोस्ट है, उसको हटाना पड़ेगा आपको। अगर नहीं हटाएंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो वो देश इतने तंग आ गए हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और बहुत सारे धक्करम और भी कर रहा है ये मार्क जकरबर्ग। देखिए, आपने वो ब्रिटिश एनालिटिका वाली पूरी डाटा चोरी करके हमारा डाटा, हम टिकटॉक को लेकर इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारा डाटा लेके वो चीन को दे रहा है। अरे ये फेसबुक तो हमारा एक एक चीज, फेसबुक, गूगल आपकी जीवन की हर क्षण की घटना को नोट करके अपने डाटा में शामिल कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, बेच रहे हैं ये लोग, कभी खुलकर और कभी दबे छुपे। तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई निजता का ये ख्याल नहीं रख रही हैं। हम चीनी कंपनियों से बच के अमेरिकी कंपनियों के
गोदी में बैठ रहे हैं, जो कम खतरनाक कतई नहीं है बल्कि और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत कारोबारी लोग हैं। ये फेसबुक के बारे में जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर हो रहा था तो ये कहा गया था कि ये हेट का कारोबार करते हैं, घृणा का कारोबार करते हैं, क्योंकि इनकी जब भी इस तरह की जो हेट पोस्ट होती हैं वो वायरल होती हैं, और जितना वायरल होती हैं उतना ही उनकी एक तो तादाद बढ़ती है यूजर्स की, और दूसरा एड रेवेन्यू भी आती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है, प्लेटफॉर्म का बेस बढ़ता जा रहा है। तो ये इनकी टैक्टिस है, ये चाहते हैं कि ऐसा हो, फेसबुक ऐसा चाहता है। इसीलिए फेसबुक ने तमाम अमेरिकी समाज में उतना दबाव पड़ने के बावजूद ट्रंप की जो वायलेंट पोस्ट थी उसको नहीं हटाया, तो नहीं हटाया, जिसमें उसने कहा था कि जब लूट शुरू होगी तो शूटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल खुले वायलेंट पोस्ट थी, लेकिन उसने नहीं हटाया। तो ये फेसबुक का चरित्र है, बिल्कुल खुलेआम वो नफरत का कारोबार कर रहा है, और जो नफरत के कारोबारी दुनिया भर में हैं उसके साथ उसके हाथ मिले हुए हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपके देश से, किसी और देश से, किसी अवाम से। इनका विशुद्ध है मुनाफा कैसे बढ़े। आप देखिए कि कुछ ही सालों में मार्क जुकरबर्ग कहाँ पहुंच गए, दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से हैं। तो फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, ये तमाम प्लेटफॉर्म इसी तरह से आगे बढ़े हैं, और इनके कारोबार में बहुत तरह के कानूनों का उल्लंघन है। लेकिन हमारी सरकार आज वो सत्ता में है, इसलिए सोच रही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कल कोई दूसरा सत्ता में आएगा वो इस्तेमाल करने लगेगा, तब आप चीखोगे चिल्लाओगे। तो ये समझना चाहिए, एक तो बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी केवल स्वार्थ में अपने न रहे, दूसरा ये देखना चाहिए कि ये जो वातावरण इस तरह से बन रहा है हेट कंटेंट की वजह से, ये दंगों की भूमिका तैयार कर रहा है। कल को नरसंहार होंगे जगह जगह। इस जो माहौल विस्फोटक बन गया है कि कहीं भी छोटी छोटी बात पर झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, ये सब इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। क्योंकि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज का हाल है वहाँ सही ज्ञान तो मिलता नहीं है, और एक और खुल गई है जहाँ पर आपको इस ज्ञान से आप अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के स्रोत सूचनाओं के और ज्ञान के हमारे पूरे देश भर में फैल गए हैं, जो अज्ञान फैला रहे हैं, और जिसमें घृणा है, हिंसा है, तमाम चीजें हैं। तो ये जो संसदीय जांच समिति की मांग हो रही, मैं समझता हूँ बहुत सही है, इस पर विचार करना चाहिए। जैसे दूसरे देश नियम कानून के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से अपने स्वार्थों में लिप्त होकर बीजेपी और ये सरकार अगर ये काम करेगी तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, घातक होगा। जी जी मुकेश जी, तो अभी जब भारत घनघोर आर्थिक मंदी का शिकार है, तब कुछ महीने पहले फेसबुक ने मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में लगभग $6 बिलियन यानी करीब 43,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहां से कहां पहुंच गए मार्क जुकरबर्ग, उसका एक नमूना भारत में भी है। नरीमन पॉइंट से मेनलो पार्क तक के इस व्यापारिक विस्तार में भारतीय राजनीति का वर्तमान चाल चरित्र और चेहरा सब नजर आ रहा है मुकेश जी। भारत के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के अमेरिकी अखबार तक में इसका खुलासा किया जा रहा है। बस जरूरत यह है कि जनता अपने आंख कान खुले रख करके तर्क बुद्धि के साथ सब समझने की कोशिश करे, क्योंकि पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल जारी है। तो मुकेश जी आपने बात आपने जो अंत में उठाई है इसको थोड़ा सा विस्तार देने की जरूरत है कि जी किस तरह से फेसबुक ने अंबानी की कंपनी जियो में इन्वेस्ट किया, और अंबानी के संबंध किस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ बहुत घनिष्ठ हैं। तो ये जो तिकड़ी बन रही है इसका अपना एक एजेंडा है, एक प्रयोजन है, ये बिना प्रयोजन के नहीं हो रहा है। और ये सारा कुछ खेल इस तरह से बन रहा है जहां पर एक बड़ी कंपनी की मोनोपोली है फेसबुक की दुनिया के स्तर पर, एक अंबानी का जियो है जो धीरे धीरे हिंदुस्तान में मोनोपोलाइज कर रहा है पूरे मार्केट को। तो ये दो मोनोपोलिस्टिक कंपनियां एकजुट हो रही हैं, और एक प्रधानमंत्री है जो इनका इस्तेमाल कर रहा है और इनकी मदद कर रहा है। तो ये जो तिकड़ी बन रही है इससे हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए, ये बहुत खतरनाक
कॉकटेल बनाने के लिए तैयार बैठी हैं। इसलिए कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे एक के बाद एक जो खेल जारी है उसको समझने की जरूरत है। इसलिए जनता जो है वो सतर्क रहे और देखे कि आने वाले चुनाव में किसे सरकार की गद्दी तक पहुंचाना है। खैर, तो मुकेश जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते रहिए डीवी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।